देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनाव से एन पहले सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा मझधार में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से जेएमएम विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं और सीता सोरेन झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के बड़े पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है और उनके पति के निधन के बाद से ही वे उपेक्षा के शिकार हैं। सीता सोरेन को उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी। ऐसा नहीं होने पर उनकी नाराजगी सामने आई। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की नौबत आई तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे आया। इसका सीता सोरेन ने कड़ा विरोध भी किया और अब जेएमएम से विधायक समेत कर आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव से पहले ही अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है और बगावत, पलायन और अंदरूनी कलह की बीमारी जेएमएम को ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। बीजेपी का अश्वमेघ यज्ञ चुनाव से पहले ही शुरू हो गया है। विपक्ष के नेताओं को समेटने का दौर बदस्तूर जारी है। महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर बिहार, झारखंड तक ये सिलसिला चल रहा है। बिहार, महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड की बारी है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है, यानी कि बीजेपी सत्ता के लिए गुणा भाग शुरू कर चुकी है। पहले पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने पाला बदल लिया, तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जामा से विधायक सीता सोरेन ने कुछ ही घंटों के अंतराल में मंगलवार को पार्टी के सभी पदों और विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीता सोरेन का पाला बदलना झारखंड की राजनीति में कोई सामान्य घटना नहीं है। अब दो बहुओं की जंग के जरिए बीजेपी जेएमएम की जोर आजमाइश है। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। इस पार्टी में जो सम्मान उन्हें मिला, मुझे नहीं लगता कहीं और मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो दिवंगत दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने झारखंड में न जाने कितने संघर्ष किया और उनके संघर्ष का उनका बहुत योगदान है इस पार्टी में। उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर वो अपने विरोधियों, हम लोगों के विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुद अपना नुकसान करेंगे। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सांसद शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। उनके पति दुर्गा सोरेन की झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही है। मनी लॉन्ड्रिंग में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम ने पूरी कोशिश की कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना दिया जाए। इसके लिए गांडे के विधायक ने इस्तीफा देकर सीट भी खाली कर दी। कल्पना सोरेन को सीएम बनाए जाने की चर्चा के बीच सीता सोरेन ने भी दावेदारी ठोक दी थी। तब उन्होंने कहा कि परिवार की बड़ी बहू होने के नाते सीएम बनने का पहला हक उनका ही है। वैसे पार्टी में दूसरे सीनियर लीडर भी हैं जिन्हें सीएम बनाया जा सकता है। आखिरकार कल्पना सीएम की कुर्सी पर बैठने से वंचित रह गईं और चंपई सोरेन सीएम बन गए। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव सिर पर है और कुछ ही महीनों बाद इसी साल झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, इसीलिए बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं को पार्टी छोड़कर आने की हरी झंडी दे दी है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को लेकर बने गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस में भी नाराजगी कम नहीं है। हाल ही में चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के दर्जन भर विधायक अपनी शिकायतें लेकर पार्टी आला कमान के पास पहुंचे थे। ये सब बीजेपी के लिए मौका ही माना जा सकता है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इनमें 12 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल आजसू का कब्जा है। जिन 2 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवार जीते थे, उनमें कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को भाजपा ने पहले ही अपने पाले में कर लिया है। अब जेएमएम शिबू सोरेन के नियंत्रण वाली पार्टी नहीं रही। पारिवारिक कलह बढ़ रहा है। अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी भरपूर तरीके से उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या झारखंड में कमल खिलेगा और क्या जेएमएम को ऑपरेशन लोटस का खौफ फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बटर सिंह देओल जी हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बटर सिंह जी आपके साथ ही। ये कितना बड़ा झटका फिलहाल जेएमएम के लिए कहा जा सकता है, मौजूदा सरकार के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि सीता सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे डिबेट में बुलाने के लिए। मैं इसको आपने जो आपके जो शब्दों का चयन है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि ये झटका है। हाँ, तकलीफ हमें बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि जब कोई परिवार का एक साथी छोड़ के जाता है या कोई शरीर का एक अंग कट के जाता है, वो एक चूंकि वो श्री स्वर्गीय दुर्गा जी की पत्नी थी और शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू थी, तो मुझे लगता है कि वो एक अभिन्न अंग थी हमारे परिवार का, हमारे पार्टी की, और उनका जाना वाकई में दुख है हमको। नहीं देखिए, एक सदस्य होना और एक महत्वपूर्ण सदस्य होना, दोनों में अंतर होता है। नहीं नेहा जी, देखिए अब इस पे फिर मैं एक शब्द है महत्वाकांक्षा। देखिए 3 बार से विधायक थे, ऐसा नहीं है कि उनको उनकी ड्यू नहीं दिया गया। ठीक है, उनकी शिकायतें हुई होंगी, क्या शिकायत थी, जैसे कल भी बातें आ रही थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई, जो उन्होंने लिखा कि मुझे तरजीह नहीं दी जा रही पार्टी में। वो सब पार्टी में वो एक डिफरेंट फोरम है जहां बात उठानी चाहिए। देखिए मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, अब उन्होंने ये फैसला उठा लिया। अब ये जो एक बार बात हो चुकी है, नहीं देखिए, 2 चीजें होती हैं सर, इसमें ये भी समझने वाली बात है कि महत्वाकांक्षाएं अगर सामने वाला रखता है तो क्या वो डिजर्व करता है या नहीं करता है। नहीं नेहा जी, देखिए वो 3 बार से विधायक एक ही परिवार के सदस्य हैं, और ये तो अगर आप कहें कि झटका नहीं है तो क्यों नहीं बड़ा झटका है सर कि सोरेन परिवार का एक बड़ा सदस्य, एक पार्टी का बड़ा सदस्य छोड़ के अगर जा रहा है, तो ये अगर आप कहें कि झटका नहीं है तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हाँ। और पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। हाँ। पार्टी है तो पार्टी से अब हमारा बीजेपी वाला हाल थोड़ी है कि मोदी की गारंटी खाली मोदी है, बाकी कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं इस पे एक बात मेरी कहना चाहूंगा कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना यूं होता तो क्या होता, तो ऐसा यूं होता, अगर ये होगा नहीं होगा। देखिए पार्टी जिंदा है, पार्टी के एक सदस्य, मैं फिर बोल रहा हूं, दुख है, नहीं जाना चाहिए था, पर चली गई हैं। उनको मैं और मेरे बेस्ट विशेस देता हूं। वो उस पार्टी में गई भी है और साथ ही आरोप भी लगा के गई है कि वो सम्मान पार्टी में नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। वो जिस पार्टी में गई हैं उस पार्टी के बारे में भी कहना चाहता हूं, हमको उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, तो बहुत जल्द उनको पता चल जाएगा हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। और जैसे कल भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है उस पे बातचीत हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है। जो पास्ट में हुआ वो भी एक महत्वपूर्ण था। रमाकांत, मैं आती हूँ रमाकांत जी, ये अब क्या भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं का टोटा हो गया है कि सीता और गीता के सहारे ये अब लोकसभा चुनाव की नैया पार लगाने की कोशिश की जा रही है? जोहार नेहा जी, धन्यवाद आपको। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। हाँ। और यहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं की कमी नहीं होती, लेकिन जो लोग राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं और एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और देश ही नहीं, दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जिस तरीके से सराहना हो रही है, राजनीति जिस तरीके से भारत की प्रतिष्ठित हो रही है और देश सशक्त हो रहा है, और जिस तरीके से झारखंड में देश सशक्त हो रहा है या नहीं हो रहा, देश विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन बात ये भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर न सिर्फ एक प्रदेश में बल्कि कईयों प्रदेश में ये आरोप लग रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। यही कार्य आपने महाराष्ट्र में किया, बिहार में किया, मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, और झारखंड में भी अब करने की कोशिश आप कर रहे हैं। नेहा जी बात को समझिए। देश
की मजबूती ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हाँ। या देश के हर नागरिक का लक्ष्य होना चाहिए, आपका भी हमारा भी। यही काम माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और कोई इस भूमिका में अपनी भूमिका तय करना चाहता है, चाहे वो गिलहरी की हो चाहे बजरंगबली की हो, तो हम उनको क्यों साथ न मिलाएं। और दूसरी बात, जिस तरीके से कल सीता सोरेन जी ने पत्र लिख करके नहीं, तो मतलब कोई भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है क्या? आश्रम है क्या भारतीय जनता पार्टी? एक पार्टी है या कोई पैमाना, कोई मापदंड है? किस वजह से आप पार्टी में लेते हैं, कैसे लेते हैं किसी नेता को पार्टी में? नहीं, आश्रम की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में वही व्यक्ति टिक सकता है। हाँ। जो अपना निष्पक्ष तरीके से और निष्काम कर्म करने की भावना रखता है। और ये यहाँ पे नहीं, ये कैसे तय होगा? जब तक वो दूसरी पार्टी में होते हैं तो वो निष्पक्ष नहीं होता, निष्काम नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी में आता है वो निष्पक्ष भी हो जाता है, निष्काम भी हो जाता है, तमाम दाग उसके जुड़ जाते हैं। कैसे तय होगा? ये कौन सा पैमाना आप रखते हैं अपने पास? नहीं, पैमाना क्या है ये तो दिख रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हाँ। कोई वंशवादी व्यवस्था नहीं है, कोई परिवारवादी व्यवस्था नहीं है। दिख रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी में मंत्री या भारतीय जनता पार्टी में टिकटें किसी भी आम कार्यकर्ता को मिल सकती है, ये दिखता है ना। यहाँ नेता का बेटा ही नेता होगा, इस प्रकार की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाई नहीं देगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। और बाकी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, बटर जी आपकी बातों से, बटर सिंह जी आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। निरंजन जी मैं एक सेकंड आ रही हूँ, पहले जल्दी से जवाब दीजिए बटर जी, जल्दी से। अरे देखिए, अब ये जिस अभी कितने देखिए डुअल बातें करते हैं, बोल रहे हैं परिवारवाद नहीं है। अभी कितने नेताओं को, बच्चों को उन्होंने टिकट दिया, और जिनको उन्होंने अपने पार्टी में ज्वाइन कराया वो शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू है, वो झारखंड के प्रथम परिवार की बहू है। तो परिवार का तमगा तो उन पे लगा हुआ है। बताइए दूसरी बात, आप 5 मार्च का आप अपनी डिबेट पार्टी में ज्वाइन कराया या उन्होंने पार्टी खुद ज्वाइन कर ली? दोनों में अंतर है ना। नहीं, पार्टी ने ज्वाइन कराया, हमें सब पता है। पार्टी ने ज्वाइन कराया, उनको लोभ दे के ज्वाइन कराया। और मेरी बात अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है ना। नेहा जी एक मिनट, कराना और करने में अंतर है ना। नहीं, आज अभी देखिए, अभी जेपी पटेल जी मांडू विधायक ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, अभी तुरंत 1 घंटे पहले की खबर है। तो ये तो इलेक्शन के समय होता रहता है। बट 5 मार्च की हम डिबेट की याद करें तो सोरेन परिवार को निशिकांत दुबे जी का ट्वीट देखें, माननीय बाबूलाल मरांडी जी का ट्वीट देखें कि सीता सोरेन जेल जाएंगी, उन्होंने पैसे लिए थे वोट देने के लिए, उनको हम जेल भेजेंगे, पूरे सोरेन परिवार को जेल भेजेंगे। तो अचानक 15 दिन में ठीक है, मैं निरंजन जी का रुख कर, मैं आती हूँ एक सेकंड, मैं निरंजन जी का रुख कर लेती हूँ। निरंजन जी, ये जेएमएम के लिए झटका कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती? देखिए नेहा जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो दूसरों को झटके देते देते शायद अपने झटके का इंतजाम कर रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे, उसी के अंदर मैं आपकी बात के अंदर ही और बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जो एक समय आप ये समझ लीजिए कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, वो आज कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। और इसके अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का जो जिसको ये कहते हैं कि हमारी 12 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, क्या अब इनको अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं रहा? और सबसे बड़ी बात इसके अंदर देखिए नेहा जी, आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इनको अपने अतीत की गलतियों से भी इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही। अतीत की गलतियां मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी ज्यादा दूर मत जाइए। अभी जुमा 1-1.5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो जितने ये आयातित नेता थे, चाहे इसके अंदर दारा सिंह चौहान कहें, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य कहें, चाहे इसके अंदर सुभाष के ओम प्रकाश राजभर कहें, आपने देखा होगा कि विधानसभा के बिल्कुल घोषणा के तुरंत बाद जिस तरीके से कूद करके पार्टी छोड़ करके भगे थे, क्योंकि निष्ठा से तो जुड़े नहीं थे, विचारधारा से तो जुड़े नहीं थे। ये राजनीतिक लाभ के लिए आए थे, दूसरी तरफ इनको राजनीतिक लाभ नजर आया, ये दौड़ करके उधर चले गए। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही थी, एकाएक वो आप ये समझ लीजिए सत्ते में आ गई। और जहां
ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 सीटें बदलेगी, यानी कि 150 उम्मीदवारों का परिवर्तन करेगी। वो इतनी दबाव में आ गई कि जो इनके समझ लीजिए बिल्कुल नाकारा विधायक थे उनको भी टिकट करनी पड़ी, क्योंकि भगदड़ का माहौल बन गया था। लेकिन ये अभी भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि देखिए सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए नेहा जी कि जो आया राम गया राम है वो किसी के प्रति भी लॉयल नहीं है। उसको जिस दिन लगेगा कि नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कोई पैमाना, कोई मापदंड तो होना चाहिए ना निरंजन जी। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, इतने भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए, इतने आरोप लगे हैं, उनकी धर्मपत्नी को आप बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। निश्चित रूप से नेहा जी, कल मैं एक और चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि हमारी जो विचारधारा अडॉप्ट कर लेते हैं हम उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा जो शाहजहां शेख है वो भी अगर आज ये कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो गया हूँ और अब आगे से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो मतलब क्या आप आज शाहजहां शेख को भी मौका वहाँ संदेश खाली से अपनी पार्टी में शामिल करवा देंगे क्या? ठीक है रमाकांत जी, जवाब दीजिए। देखिए सिर्फ एक विचारधारा ही है क्या मापदंड? नहीं, देखिए इस चीजों को जरा दूसरे तरीके से समझिए। भारतीय जनता पार्टी में मान लीजिए किसी पर कोई आरोप को लेकर के जांच हो रही है और जांच हो रही, तो क्या उस जांच पे भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप नहीं करती है? या ये नहीं कहिए कि भाई उसमें जो कार्रवाई हो रही जिस भी एजेंसियों के द्वारा, तो वो एजेंसी अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है और जब तक उसको कोर्ट में जब तक उसको साबित नहीं कर दिया जाता है और उस प्रकार का साबित हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में वैसे लीडर की कोई आवश्यकता नहीं होती। पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है और पार्टी में वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ऐसे कोई भी कार्यकर्ता या किसी भी नेता के बारे में आप उसका एग्जाम्पल दिखा दीजिए जिस पर कोर्ट ने साबित कर दिया हो। आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे नेता है जिसपे आप आरोप लगाते हैं और कोर्ट की तरफ से साबित ही नहीं हुआ अभी तक। मैं दोनों ही बात एक लंबी फहरिस्त है ना सर। इससे पहले आप असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को कहते थे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, आपकी पार्टी में आगे मुख्यमंत्री बना दिया आपने और उसके बाद जो सारे भ्रष्टाचार थे वो मिट गए। आप नेहा बहन, मैं ये बात बोल रहा हूँ, नेहा जी इस बात को समझिए कि मैं कह रहा हूँ ना कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे रहते हैं और उस पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं तो मतलब ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगाती है। शुभेंदु अधिकारी को आप कहते थे भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी है, उसके बाद आपकी पार्टी में आगे सारे दाग धुल गए। अजीत पवार को आप कहते थे भ्रष्टाचारी है, चक्की पीसेंगे पीसेंगे और आपकी पार्टी में आ गए, उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप गलत बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि उनके सारे भ्रष्टाचार धुल गए और उन पर आरोप जारी है या नहीं मतलब है। कोई मापदंड नहीं है, मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कोई मापदंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो आना चाहता है आ सकता है, बस भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना चाहिए, यही है ना? आप देखने वालों की नजरिया चाहिए कि बाकी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी नजरिया में अंतर में तो ठीक है, समझ गए। बटर सिंह जी जल्दी से, मैं आ रही हूँ निरंजन जी, भाजपा वाले हैं क्या? बटर सिंह जी जल्दी से 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। रमाकांत जी ने कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो उन्होंने तो हेमंत जी को भी अब क्लीन चिट दे दी, क्योंकि हेमंत जी का भी तो कोर्ट में केस चल रहा है। वो मापदंड तो हो नहीं सकते। अगर दूसरे नेता जिनका नाम लिया गया वो उनका कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, कोर्ट में जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक वो फ्री है। तो इसका मतलब हेमंत जी पे भी कोई केस नहीं है, तो इनको बोलिए बिना मतलब के अपना भोंपू लेके घूमते ना फिरे। तो मतलब रमाकांत जी आज से हेमंत सोरेन को आप भ्रष्टाचारी कहना या उन पे तमाम जो आरोप लगाते थे वो बंद कर देंगे क्या? सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिए। यही तो बाकी पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अंतर है। मदन लाल खुराना जी पे, LK आडवाणी पे, उमा भारती पे या और किसी या गडकरी जी पे कोई आरोप लगा और आरोप लगते ही उन्होंने कहा कि जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं होऊंगा किसी भी प्रकार का पार्टी में या किसी भी जगह पे कोई दायित्व का निर्वहन नहीं करूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ये। और बाकी नेताओं का चरित्र यदि कोर्ट में यदि आरोप हो भी गया भूषण शरण सिंह, तो उसमें देखिए क्षमता की बात करिए, ये चीजें रमाकांत जी प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत नहीं होती है सर, चीजें ऐसे ही बोलिए जो आपके फेवर में रहे। निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे थे सर, अपनी बात रखिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव। हाँ देखिए नेहा जी, जाने दीजिए आप भ्रष्टाचार और ये सारी चीजों को, लेकिन मुझे एक चीज आप ये बताइए रमाकांत जी, एक ऐसी
कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जहाँ पे आपने पार्टी का झंडा उठा करके और पार्टी को जिंदा रखा है। चाहे हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने वाली स्थिति आपने नहीं बनाई हो, लेकिन वहां पे आपने पार्टी को खड़ा करके मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। और उसके बाद में जो आपका वहां प्रतिद्वंदी दूसरी पार्टी का, यानी कि जिस पार्टी का आप विरोध कर रहे थे, सपा का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, वहां के किसी बंदे, किसी विधायक को ला करके जो पार्टी ज्वाइन करवा करके आपके सर पे बैठा देती है, तो उस समय एक बात बताइए, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि राजनीति के अंदर नेहा जी कहा जाता है कि जो दोस्ती होती है वो अस्थायी होती है, लेकिन राजनीति में जो दुश्मनी होती है वो स्थायी दुश्मनी होती है। तो उस व्यक्ति के चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं दे पाऊंगी। नहीं बट सिंह जी, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।